आज हम लोग मैथ्स में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो आपका है त्रिभुज है, जो आपका ज्योमेट्री में आता है। इससे पहले कुछ हम ये थ्योरम जो आपका पहला है इसको प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा एक दो बात हम जान जाते हैं कि एक होता है आपका टर्म समरूपता और एक आपका टर्म होता है सर्वांग समता। तो सर्वांग समता जो है आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि सर्वांग सम क्या होता है। दो त्रिभुज हो गया, दो चतुर्भुज हो गया, दो वृत्त हो गया, दो रेखाखंड हो गया, कब सर्वांग सम होगा। समरूपता जो आपको है इस टॉपिक में पढ़ना है और इसमें जो तीसरा थ्योरम है उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की समरूपता के बारे में। तो समरूपता माने होता है एक रूप जिसका रूप एक जैसा हो, एक जैसा रूप। और सर्वांग समता मतलब होता है कि सभी अंग समान होना, सभी अंग समान होना। समान मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि बराबर होना, क्या होना, बराबर होना। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम दो त्रिभुज के सर्वांग सम की अगर हम बात कर लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज आपका ए बी सी और एक त्रिभुज आपका क्या है, मान लीजिए कि डी ई एफ है, डी ई एफ है। तो अगर आपसे पूछा है कि सर्वांग दोनों त्रिभुज अगर मान लीजिए आपसे कहा गया कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम है, क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज है। दोनों बहुभुज जो है आपका ये बहुभुज ही होता है। आपको पता है कि सबसे छोटा बहुभुज जो आपका होता है वो क्या होता है, त्रिभुज ही होता है। तो अगर आपसे कहा गया है कि ए बी सी और डी ई एफ आपका क्या है, सर्वांग सम है, क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम है इसका मतलब ये होगा कि इसका सभी अंग क्या होगा, बराबर होगा, सभी अंग क्या होगा, समान होगा। तो त्रिभुज में कौन कौन सा अंग होगा, तो भुजा होगा और क्या होगा, कोण होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो संगत कोण ए है और डी ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से बी जो है वो आपका किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। सी जो आपका है वो किसके बराबर होगा, तो एफ के बराबर होगा। उसके बाद जो भुजा होगा, संगत भुजा होगा, जैसा इसमें ए बी है वैसा त्रिभुज डी एफ में क्या है, डी है। तो ए बी बराबर होगा डी के, बी सी बराबर होगा ई एफ के और ए सी बराबर होगा डी एफ के। तब इसको हम क्या बोलेंगे कि सर्वांग सम है। उसी तरह से अगर मान लीजिए वृत्त की अगर हम बात करते हैं तो जैसे एक वृत्त है और ये एक दूसरा वृत्त है, तो दोनों वृत्त सर्वांग सम कब होगा, जब दोनों का त्रिज्या मतलब दोनों का रेडियस क्या हो, बराबर हो। दोनों का त्रिज्या या कह सकते हैं कि दोनों का व्यास बराबर हो या दोनों का त्रिज्या बराबर हो, तब जाके दोनों ये वृत्त जो है क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं रेखाखंड की, ये एक रेखाखंड ए बी है और ये एक रेखाखंड क्या है, सी डी है। तो अगर मान लीजिए ये भी 5 मीटर का है और ये भी आपका क्या है 5 मीटर का, तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी जो है, रेखा ए बी जो है वो सर्वांग सम है किसके, सी डी के। मतलब कि ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। सर्वांग सम मतलब सीधा सा मतलब समझिए कि सब बराबर होना चाहिए। ठीक है। मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज पर इसको उठाकर इस पर अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप करेगा, मैंने एक दूसरे को पूरी तरह से क्या कर देगा, ढक देगा। बस समझ में आ गया। अब आते हैं समरूपता पर कि समरूपता क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है आपका, ये ए बी सी और ये त्रिभुज आपका डी ई एफ। ठीक है, दोनों त्रिभुज है, ठीक है ना। दोनों देखने में एक जैसा, इसको थोड़ा सा छोटा हम बनाते हैं, डी ई एफ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज यहाँ पर क्या है, डी एफ। तो दोनों देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है, दोनों देखने में एक ही जैसा लग रहा है, तो एक ही जैसा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। लेकिन दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढकेगा नहीं। अगर मान लीजिए कि एबीसी को उठा के डीएफ पर अगर रखेंगे तो पूरा एबीसी डीएफ को तो ढक लिया, लेकिन डीएफ को उठाकर अगर एबीसी में हम रखेंगे तो एबीसी को पूरी तरह से ढकेगा नहीं। तो मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरा ये हथेली है, ये हथेली है, ये दूसरा हथेली है, दोनों के दूसरे पर सटाया तो एक दूसरे को क्या किया, पूरी तरह से आरोपित कर लिया, मतलब कि दूसरे को पूरी तरह से क्या कर लिया, ढक लिया। तो ये हो गया आपका क्या, तो इसको हम बोलेंगे सर्वांग समता बोलेंगे। मतलब कि ये दोनों हथेली जो मेरा है वो क्या है, सर्वांग सम है। लेकिन अगर एक दूसरे को पूरी तरह से ढकेगा नहीं तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे समरूप। क्या बोलेंगे, समरूप। अब त्रिभुज में हो गया समरूप। या उसी तरह से अगर मान लीजिए कि रेखाखंड की अगर हम बात करें तो रेखाखंड आपका जैसे मान लीजिए कि ये ए बी रेखाखंड है और ये रेखाखंड आपका क्या है, सी डी है। तो रेखाखंड हमेशा आपका क्या होता है, सर्वांग समरूप होता है। क्या होता है, रेखाखंड हमेशा आपका क्या होगा, समरूप होगा। त्रिभुज हमेशा जो है आपका समरूप नहीं होगा। इसका कंडीशन होता है कि जब इसका जो संगत भुज है वो क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, और इसका जो संगत कोण है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब जाके ये क्या होता है, आपका जो त्रिभुज है वो आपका क्या होगा, समरूप होगा। और दोनों एक दूसरे कंडीशन पर क्या होता है, निर्भर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कह दिया गया कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ का कोण जो है क्या है, समान कोणिक है, मैंने त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ का जो कोण है वो क्या है, मैंने संगत कोण जो है वो आपका क्या है, बराबर है। तो संगत कोण बराबर है मतलब कि त्रिभुज का जो भुजा होगा वो भी क्या होगा, समानुपाती होगा, मतलब त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। या आपको कह दिया गया कि त्रिभुज जो एबीसी है और त्रिभुज डीएफ है दोनों का भुजा संगत भुजा जो है वो क्या है, समानुपाती है।
समानुपाती का मतलब क्या होगा कि जैसे ए बी और डी का अगर हम रेशियो निकालेंगे, उसी तरह से अगर मान लीजिए बी सी और ई एफ का रेशियो निकालेंगे संगत भुजा का, किसका निकालेंगे? संगत भुजा का। जैसे यहाँ पर ए बी है वैसे इसमें क्या है? डी है, तो ए बी और डी क्या हो जाएगा? संगत भुजा हो जाएगा, तो इसका हम अनुपात निकालेंगे। फिर जैसा बी सी है वैसा इसमें क्या है? ई एफ, तो बी सी और ई एफ का अनुपात निकालेंगे। और जैसा इसमें ए सी है वैसा इसमें क्या है? डी एफ है, तो ए सी और डी एफ का अनुपात निकालेंगे तो ये बराबर होगा। तो अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि कोण भी क्या होगा? संगत कोण होगा, वो भी बराबर होगा, और त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। इसको भी आगे हम थ्योरम नंबर 3 में उसमें हम डिस्कस डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक जैसा जो फिगर होगा, ठीक है, एक जैसा देखने में लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। और जो एक जैसा पूरा तरह से हो, ठीक है, मतलब कि उसमें कोई भी अंतर नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई भी आपका बहुभुज होता है, बहुभुज आपका पता है कि त्रिभुज से शुरू होता है। बहुभुज बनने के लिए कम से कम 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। तो बहुभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, इस तरह से बहुत सारा बहुभुज होता है आपका, ठीक है। तो बहुभुज का जो है आपका समरूप होने का कंडीशन क्या होता है कि बहुभुज का अगर संगत भुजा क्या है? बराबर है, संगत भुजा बराबर है, और उसका संगत कोण क्या है? बराबर है, तब जाके वो दोनों क्या होता है? समरूप होता है। ये बहुभुज में। त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज में आपका एक बहुभुज ही होता है। तो त्रिभुज में क्या होता है कि पहला कंडीशन अगर फॉलो किया कि त्रिभुज का संगत भुजा क्या है? समानुपाती है, तो कोण बराबर होगा ही, और त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। अगर आपको दे दिया कि संगत कोण क्या है? बराबर है, तो इसका निश्चित बात है कि उसका जो भुजा होगा क्या होगा? समानुपाती होगा। मतलब कि एक दूसरे पर वो क्या होता है? आश्रित, माने एक दूसरे के कह सकते हैं कि क्या है कि अगर एक होगा तो दूसरा होगा ही, माने एक दूसरे का कह सकते हैं कि पूरक है, ठीक है। अब आगे जो है जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात कर लिए रेखाखंड का, तो रेखाखंड हमेशा क्या होगा? समरूप होगा ही। उसी तरह से हम बात कर लिए वर्ग का, तो वर्ग हमेशा क्या होगा? समरूप होगा ही। उसी तरह से अगर हम बात कर लिए समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री होता है। और समबाहु त्रिभुज आपका क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज में सब भुजा बराबर आपका होता है। तो समबाहु त्रिभुज ऐसे मान लीजिए कि एक भुजा आपका, ये समबाहु त्रिभुज एबीसी है, इसका सब भुजा मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर, 4 है, 4 है, और ये 4 है, ठीक है। और एक समबाहु त्रिभुज मान लीजिए कि ये है डी ई एफ, इसमें 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होगा? हमेशा जो है समबाहु त्रिभुज समरूप होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका कोण जो है हमेशा ये 60 डिग्री होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। उधर से वृत्त में हम बताए, तो वृत्त में क्या होगा कि वृत्त में जो आपका होता है वही आपका क्या होता है? हमेशा समरूप होगा। वर्ग होगा हमेशा क्या होगा? समरूप होगा। रेखाखंड होगा हमेशा क्या होगा? समरूप होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और ऐसे किसी बहुभुज के लिए अगर आपसे पूछा है कि समरूप होने का क्या कंडीशन है, तो 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि उसका संगत भुजा अनुपातिक होना चाहिए या समानुपातिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है कि उसका संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब एक नोट याद रखिएगा कि कोई भी सर्वांगसम जो होगा, जो बहुभुज सर्वांगसम होगा वो निश्चित रूप से समरूप भी होगा। लेकिन समरूप बहुभुज सर्वांगसम हो भी सकता है या नहीं भी। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए। जैसे बोले कि जो बहुभुज मैंने आपको समझ में आ रहा है कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। वृत्त आपका बहुभुज नहीं है, पता है आपको कि वृत्त आपका क्या होता है? बहुभुज नहीं होता है। रेखाखंड आपका बहुभुज नहीं होता है। तो जो बहुभुज सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा मतलब कि उसका सब अंग क्या होगा? बराबर होगा। अगर त्रिभुज होगा तो उसका सब कोण बराबर होगा, सब भुजा बराबर होगा। अगर चतुर्भुज होगा तो उसका सब भुजा और सब कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो जो बहुभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम होगा। तो वो निश्चित रूप से क्या होगा? समरूप भी होगा। निश्चित रूप से समरूप होगा मतलब क्या होगा? उसका संगत भुजा समानुपाती होगा। और क्या होगा? जो वह है उसका कोण है वो भी आपका क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन अगर समरूप बहुभुज अगर आपसे पूछ दिया जाए कि समरूप कोई बहुभुज है, ठीक है, तो वह सर्वांगसम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब आते हैं प्रमेय पहला प्रमेय को अंग्रेजी में थ्योरम कहा जाता है। तो पहला जो आपका थ्योरम है वो आपका है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय इसको कहा जाता है, और ये इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है क्योंकि ये थेल्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, थेल्स जो थे गणितज्ञ थे, उन्होंने यह थ्योरम दिया था, उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया था, तो इसलिए इसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसे इसको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, साधारण प्रतिज्ञा जो होता है वो क्या होता है, तो जो आपका प्रमेय होता है, जो थ्योरम होता है, तो प्रमेय मतलब क्या होता है कि जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमेय। और एक होता है स्वयं सिद्धि। तो स्वयं सिद्धि मतलब क्या कि वो अपने आप सिद्ध होता है। ठीक है, तो उसको हमको सिद्ध करने के लिए हमको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिसके लिए हमको प्रमाण की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रमेय, अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्योरम। ठीक है, तो पहला जो आपका थ्योरम है, थ्योरम नंबर पहला जो है आपका, इसका कथन जो है, स्टेटमेंट जो है, यह कह सकते हैं कि साधारण प्रतिज्ञा जो है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर है, तो आपको पता है कि त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितना भुजा होगा, 3 भुजा होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, कोई भी आप भुजा ले सकते हैं। ठीक है, तो एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, एक भुजा के समानांतर क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे, तो अन्य दो भुजाएं, मतलब कि अगर मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है आपका, ठीक है, मान लीजिए कि ए बी सी है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि एक भुजा के समानांतर, जैसे मान लीजिए कि AC के समानांतर अगर हम मान लीजिए कि दूसरा कोई एक रेखा हम खींच दिए, AC के समानांतर मान लीजिए कि हम ये MN रेखा खींच दिए। ठीक है, आप ऐसे भी खींच सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमको मन है अगर इस तरह से कि ये A है, ये B है, ये C है, हम यहाँ पर MN खींच दिए, तो ऐसे भी खींच सकते हैं। या अगर मान लीजिए कि आपको अगर इच्छा है, एक मिनट, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी खींच दिए। देखिए यहाँ पर हम क्या किए कि यहाँ पर जो MN खींचा गया है वो किसके समानांतर है, AC के समानांतर है। यहाँ पर जो MN खींचा गया है वो किसके समानांतर है, तो वो BC के समानांतर है। तो आप किसी के समानांतर भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेखा खींच सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो लिखा कि किसी एक भुजा के समानांतर अगर हम रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजाएं, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर AC के समानांतर अगर हम MN रेखा खींचे हैं तो अन्य दो भुजा कौन बच गया, तो एक बच गया AB और एक बच गया BC। तो लिखा कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। एक ही अनुपात में विभाजित होने का मतलब क्या हुआ कि ये BN और NC का जो रेशियो होगा वो रेशियो किसके बराबर होगा, तो BM और MA के रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। फिर ये समझिएगा कि जैसे मान लीजिए इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा सा फिगर जो होता है टेढ़ा देखने में लगता है, टेढ़ा नहीं कर सकते हैं कि थोड़ा सा ये हो सकता है कि नहीं समझ में आए, तो इससे क्लियर समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज ये ABC है, क्या है, ABC है, तो बोला गया है कि एक भुजा के समानांतर, जैसे मान लीजिए कि BC के समानांतर एक रेखा हम खींच दिए, क्या MN, एक रेखा खींचने के लिए बोला गया तो एक रेखा हम खींच दिए। तो रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा है, तो अन्य दो भुजा कौन बच गया, AB और एक बच गया AC, AB बच गया और क्या बच गया, AC। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में, या कहीं पर लिखा रहेगा कि समान अनुपात में, तो एक ही अनुपात और समान अनुपात में एक बात एक ही है, तो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर MN जो है, ये MN जो है ये AB को क्या कर रहा है, बांट रहा है, कौन से भाग में, तो AM और MB में, और यहाँ पर जो MN है ये किसको बांट रहा है, AC को, किस रेशियो में, तो AN और NC में। ठीक है ना, तो यह दोनों रेशियो जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। थ्योरम समझ में आ गया होगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में या समान अनुपात में क्या होती है, विभक्त होती हैं या विभाजित होती हैं। तो यही आपका क्या है, प्रमेय का कथन है। तो एग्जाम में आपको प्रमेय का कथन आपको दिया रहेगा, आपको पिक्चर अपने से ड्रॉ करना पड़ेगा, उनकी फिगर आपको अपने से बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें प्रमाण देकर के आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक त्रिभुज हम बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें BC के समानांतर हम D रेखा खींच दिए। बोला गया है कि एक भुजा के समानांतर, तो हम BC के समानांतर D खींचे थे ना। हम यहाँ पर AC के समानांतर हम नहीं खींचे हैं कि थोड़ा सा फिगर आपको देखने में और उल्टा लगे, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं कि BC के समानांतर ही खींचे हैं। ठीक है, जो प्रॉपर आपको समझ में आएगा। उसके बाद इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि B को इसे मिला देंगे और D को C से मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद D से हम लंब डालेंगे, DM AC भुजा पर, और E से EN लंब डालेंगे AB भुजा पर। ठीक है, तो एक बात आपको पता होगी, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक अगर त्रिभुज दिया हुआ है,
मान लीजिए कि ये ए बी सी है, ठीक है। और मान लीजिए कि इस पर अगर मान लीजिए कि आपको कहा गया कि इस पर लंब डालिए, क्या डालिए, लंब डालिए। तो इसमें हम लंब कैसे डालेंगे, ये आपका जो त्रिभुज आपका क्या है, ये त्रिभुज यहाँ पर जो है आपका, पहला तो न्यून कोण त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर सब भुज आपका अलग अलग होगा। उसके बाद इसको अगर हम कहें तो ये आपका जो है, ये कोण जो आपका क्या है, 90 से बड़ा है। तो 90 से बड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो इसमें लंब डालना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि त्रिभुज के अंदर में ही हम कहीं पर लंब डालेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर त्रिभुज में लंब डालने के लिए बोला गया, या मान लीजिए कि आयत में लंब डालने के लिए बोला गया, या किसी भी बहुभुज में आपको लंब डालने के लिए बोला गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसी के अंदर में ही हम लंब डालें, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि BC को बढ़ा करके और यहाँ शीर्ष ए से यहाँ पर क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। मान लीजिए कि एम लंब डाल दिए, ठीक है। तो यह एम जो लंब डाल दिए वो त्रिभुज ABC का क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। तो हम बाहर से भी लंब डाल सकते हैं, ये आपको पता होगा। अब अगर मान लीजिए कि इसका अगर आपको एरिया निकालना होगा तो अब क्या निकलेगा, तो आपको एरिया निकालना है इतना दूर का, यह ना निकालना है। त्रिभुज ABC का अगर आपको एरिया कहा गया तो यहाँ तो AMC नहीं ले सकते हैं, हमको सिर्फ लेना है क्या, ABC लेना है, क्योंकि यह जो AM हम लंब डाले हैं किसके लिए डाले हैं, तो ABC के लिए डाले हैं। तो इसका अगर एरिया हमको निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, तो 1/2 गुने आधार। तो आधार यहाँ पर क्या है, BC है। ये BC के बढ़ाए हुए भाग पर ये M लंब डाला गया है, लेकिन हमको एरिया निकालना है इतना दूर का, तो हम BC को ही लेंगे आधार। तो BC हो जाएगा और गुना में लंब इस पर क्या है, M। तो इससे इसका क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो ये बात का यूज होगा इसमें, इसलिए इसको भी हम बता दिए है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो फिगर हम बना लिए, ठीक है। अब फिगर जब आप बना लिए तो जो जो फिगर में आप किए हैं वहाँ पर क्या कीजिएगा, फिगर जो आप बनाए हैं तो फिगर आप बनाइएगा कैसे, तो जो आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या किए बनाए हैं। तो उसको हम लिखेंगे विशेष प्रतिक्रिया में, उसको हम क्या चीज में लिखेंगे, विशेष प्रतिक्रिया में। या आप लिख सकते हैं कि प्रश्न से ये आपको दिया गया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिया गया है, या आप लिख सकते हैं विशेष प्रतिक्रिया, दोनों बात आपका एक ही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं विशेष प्रतिक्रिया। तो विशेष प्रतिज्ञा में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जैसा ऐसा फिगर में उस तरह से लिखना है, कुछ नया ऐड नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। त्रिभुज आपका ABC है। अगर मान लीजिए कि त्रिभुज अगर हम PQR लेते तो हम क्या लिखते कि माना कि PQR एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर ABC है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर, ये BC जो है उसी के समानांतर हम क्या खींचे हैं, D खींचे हैं। तो लिखेंगे जिसमें BC के समानांतर D खींचा गया। BC के समानांतर क्या खींचे हैं, D खींचे हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब यह जो आपका यहाँ पर B से जो आप E को मिलाए हैं, D को C से मिलाए हैं, DM लंब डाले हैं किस पर, AC पर, EN लंब डाले हैं AB पर। तो ये सब आ जाएगा रचना में, जिसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो उसको हम रचना में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे रचना में, B को E से तथा B को किससे मिला रहे हैं, तो B को E से तथा लिख सकते हैं कि E को B से, बात एक ही है। तो B को E से तथा D को C से, D को C से मिलाया गया है। और इसमें क्या है, तो DM आपका लंब है किस पर, AC पर। DM लंब AC आपको पता है 9th क्लास में पढ़े हुए कि यह हम ऐसा नहीं लिख करके कि DM में लंब खींचा गया है AC पर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि DM लंब है किस पर, AC पर। और उसी तरह से DM अगर लंब हम बोले हैं AC पर, तो AC पर बोले हैं तो वह लंब AE पर भी होगा और EC पर भी होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो DM लंब हो गया AC, और उसी तरह से यहाँ पर EN जो है लंब हो जाएगा किस पर, तो EN जो है आपका लंब हो जाएगा किस पर, AB पर। EN लंब हो गया AB पर। अब यहाँ पर हम इसका क्या देंगे, प्रूफ देंगे। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर प्रमाण में। तो प्रमाण में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो प्रमाण में हम त्रिभुज का क्या निकालेंगे, 1 मिनट, रचना लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर साधारण प्रतिज्ञा आपको तो दिया हुआ ही रहेगा, विशेष प्रतिज्ञा आप लिख लिए थे ना, रचना लिख लिए। उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना आपको है, जो आपको लाना है, जो आपको प्रूफ करना है वो भी आपको लिखना होगा। तो सिद्ध आपको करना है क्या, तो सिद्ध करना है कि आपको AD बटा BD बराबर AE बटा EC लाना है, ये आपको प्रूफ करना है।
फिर ये समझ लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर हम क्या किए, तो सबसे पहले तो आपका जो साधारण प्रतिक्रिया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो फिगर बना लिए, ठीक है। त्रिभुज में यहाँ पर दिया था कि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो त्रिभुज यहाँ पर हम ABC खींच लिए, BC के समानांतर D रेखा खींच दिए। तो यहाँ पर हमको जो दिया था उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लिए। उसके बाद यहाँ पर हम क्या किए कि D को C से मिला दिए, E को D से मिला दिए, और EN लंब डाले हैं किस पर, AB पर, और DM लंब डाले हैं AC पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखे विशेष प्रतिक्रिया में कि माना कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर D खींचा गया, मैंने BC के समानांतर D रेखा खींचा गया है। रचना में क्या किए हैं, तो B को E से तथा D को C से मिला दिया गया है, B को E से तथा D को C से मिला दिया गया है, और DM लंब डाला गया है AC पर। तो यहाँ पर लिख दिए DM लंब AC एंड EN लंब आपका AB हो गया। अब इतना करने के बाद आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ आपको ये करना है कि इसका जो अन्य भुजा होगा, अन्य भुजा आपका यहाँ पर क्या है AB, और अन्य भुजा यहाँ पर क्या है AC। तो अन्य जो दो भुजा है वो समान अनुपात में विभाजित होगा। तो ये AD और DB का जो रेशियो होगा वो AE और EC के रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो वही आपको प्रूफ करना है। तो इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद प्रूफ में हम देखते हैं। अब आते हैं प्रमाण में। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण लोग के प्रूफ, आप क्या क्या यहाँ पर प्रूफ दे रहे हैं जिससे आपका यह प्रूफ होगा, ठीक है। तो वही आपका प्रमाण हुआ। यहाँ पर आपका क्या था, बी था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, त्रिभुज ADE का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे त्रिभुज आपका है, जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज ये ABC है, तो इसमें हम कहते हैं कि B आपका क्या है, BC आपका आधार है और AB आपका क्या है, लंब है, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि B से एक BD लंब डाल दिया गया AC पर, तो इसका अगर आइडिया आपको निकालना होता है आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1/2 और गुना जिस पर लंब गया है वो भुजा आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर AC आपका क्या हो जाएगा, आधार, और गुना BD आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसका आइडिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर त्रिभुज AD का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो आपको पता है कि त्रिभुज के बेसिक का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज AD का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो 1/2 फॉर्मूला में होता है आधार गुने ऊंचाई। तो अगर ADE की अगर हम आधार की बात करेंगे ADE, तो इसमें 2 लंब डाला गया है। इसमें कितना लंब डाला गया है, 2 लंब डाला गया है। तो पहले हम चलते हैं EN के अनुसार, ठीक है, कि EN जो आपका लंब है वो किस भुजा पर है, तो EN जो आपका लंब है वो आपका AD भुजा पर है। किस पर है, AD पर। अब यहाँ पर हम बताए थे आपको कि EN जो हम लंब डाले हैं वो AD पर भी होगा, AB पर भी होगा और DE पर भी होगा। मतलब कि पूरा ओवरऑल हम बात करेंगे तो ये EN जो आपका लंब है वो पूरा भुजा AB पर है, ठीक है। तो AB पर पूरा लंब है, ठीक है। लेकिन हमको क्षेत्रफल कितना तक का निकालना है, तो क्षेत्रफल हमको AD का निकालना है। तो हम यहाँ पर आधार कितना लेंगे, AD ही लेंगे। ये बात समझ में रखिएगा, ठीक है। कि हम यहाँ पर जैसे अभी हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक त्रिभुज है, ये ABC, और इसके बढ़ाए हुए भाग पर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लंब डालें, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि M, तो अगर त्रिभुज ABC का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का अगर हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, आधार। तो आधार हम लेंगे BC और गुना में क्या लेंगे, M। ना कि ऐसा नहीं कि M से लेके C तक ले लेंगे। बात समझ में आया। जब AMC का निकालना होगा तो हम C से लेके M तक का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या लेंगे, आधार। तो यहाँ पर आधार अभी हम लेंगे AD, क्या लेंगे, AD। तो यहाँ पर 1/2 हो गया गुना आधार, तो AD हो गया, और गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई मैंने आपका शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब आपका यहाँ पर क्या है, EN है, तो यहाँ पर हो गया EN, ठीक है। अब हम निकालते हैं त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुने आधार। तो DBE में अगर आप देखिएगा तो देखिए DBE जो आपका यहाँ पर ये कोण जो बन रहा है आपका क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ आपका क्या है, अधिक कोण है। तो खैर कोण से यहाँ पर मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके बढ़ाया हुआ भाग जो यहाँ पर क्या है, इसका बढ़ाया हुआ भाग जो यहाँ पर मान लीजिए कि BD है, BD से बढ़ाया हुआ भाग क्या है, AD है। तो इसके बढ़ाए हुए भाग पर क्या है, EN लंब है, क्या है, EN लंब है। तो ये EN जो लंब होगा किसके लिए भी होगा, DB के लिए भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 गुने आधार आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, DB, क्योंकि हमको BDE का ही निकालना है। तो यहाँ पर हम लंब आधार कितना लेंगे, BD लेंगे, क्या लेंगे, BD। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए क्या, BD, और गुना में इस पर लंब आपका क्या हो जाएगा, EN। तो यहाँ पर हो गया EN, ठीक है। अब देखिएगा कि आपको जो प्रूफ करना था उसमें पहला पार्ट आपका क्या था, AD/BD। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AD/BD कब आएगा, जब इसका हम रेशियो निकालेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में आपका हो जाएगा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल
और बराबर 1/2 गुना यहाँ पर क्या है AD गुना EN और 1/2 गुना DB गुना क्या है EN है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB को BD भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब सेकंड जो आपका पार्ट था इसको हम मान लेते हैं क्या इक्वेशन A। इसका सेकंड जो पार्ट था वो आपको लाना है क्या AE बटा AC, क्या लाना है AE बटा AC। तो एक बार हम अब क्या करेंगे, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे ADE का और एक बार हम निकालेंगे DEC का। DEC का ही क्यों निकालेंगे, ये भी रीजन हम बताएंगे कि DEC का ही क्यों निकालेंगे। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब लिखेंगे क्या त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर 2 लंब है, ठीक है। तो 2 भी आधार हम लेंगे, ठीक है। तो अब आधार हम किसको लेंगे AE को लेंगे। तो 1/2 क्योंकि AE पर ही आपका लंब यहाँ पर क्या होगा, तो AE पर भी लंब आपका यहाँ पर क्या होगा DM होगा। तो 1/2 आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा AE और गुना लंब की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा DM। तो यहाँ पर हो गया DM। इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या थर्ड। त्रिभुज DEC की अगर हम बात करें DEC का क्षेत्रफल तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर आधार हम किसको लेंगे, तो इसका जो EC का जो बढ़ाया हुआ भाग है वो आपका क्या है EA है और इस पर लंब आपका क्या डाला गया है DM। तो DM जो लंब होगा वो EC के लिए भी होगा, AE के लिए भी होगा और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो वो AC के लिए भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंब होगा हम क्या लेंगे DM को। तो 1/2 हो गया, आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा EC और गुना लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो DM। तो हो गया DM, ये हो गया इक्वेशन 4। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AE गुना DM और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुना EC गुना DM। DM से DM कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में आ गया त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर में यहाँ पर क्या आ गया AE बटा EC। इसको हम मान लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ये AE है और बटा में क्या है EC। ये आपका हो गया इक्वेशन क्या, तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं B, ठीक है। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा में DB का क्षेत्रफल आ गया और AD का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल आ गया और इसका रेशियो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा ध्यान से कि त्रिभुज ये DEC है, DEC, ठीक है। तो त्रिभुज DEC में भी क्या आ रहा है D आ रहा है, ओके। और त्रिभुज यहाँ पर क्या है DEB या BD कह लीजिए, बात देखिए। तो इसमें भी आपका क्या आ रहा है DE आ रहा है, ठीक है। मतलब कि दोनों में एक भुजा यहाँ पर क्या कॉमन है और ये DE जो होगा इसका क्या होगा आधार होगा, क्या होगा आधार। और यह दोनों जो है आपका पता है कि यहाँ पर ये DE और ये BC आपका क्या है समानांतर है, क्या है समानांतर। तो 9th क्लास में आप थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक है, कि समान आधार क्या पढ़े हैं कि 9th क्लास में पढ़ना था। अब अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा और नहीं पढ़े हैं तो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि समान आधार तथा समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित जो त्रिभुज आपका होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। फिर ये समझिएगा कि समान आधार मतलब कि यहाँ पर त्रिभुज DEC जो है इसमें भी आधार यहाँ पर क्या है D है और त्रिभुज जो आपका DBE है इसमें भी आधार क्या है D है। तो समान आधार तथा समान समानांतर रेखाओं के बीच, तो यहाँ पर दोनों जो है आपका त्रिभुज, दोनों जो है आपका त्रिभुज DBE और त्रिभुज DC दोनों जो समानांतर रेखा यहाँ पर क्या है DE और BC उसके बीच में क्या है स्थित है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, तो त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, तो मान लीजिए कि DBE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल क्या हो गया बराबर हो गया, क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं समीकरण A तथा B से
तो दोनों का यहाँ पर LHS क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पर DBE के बदले भी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, DEC। तो उस हिसाब से आपका LHS दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AD बटा BD बराबर हो जाएगा किसके, AE बटा EC के। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद एक दो रिजल्ट और जो इसमें है वो इम्पोर्टेंट है आपको, जब आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा उसके लिए, तो उसको भी हम बता देते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, समान चीज जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह जो आपका मान लीजिए कि आपको यह जो आया है इसको हम लेते हैं इक्वेशन सी। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, समीकरण सी में आपका यहाँ पर ये थ्योरम का जो पार्ट था ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो आप कह सकते हैं कि नोट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो बता रहे हैं। तो समीकरण सी में दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ अगर एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका AD बटा BD है, इसमें एक जोड़ दिए। यहाँ पर AE बटा EC है, इसमें एक जोड़ दिए। तो यहाँ से हुआ क्या कि एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो BD यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा AD प्लस BD और यहाँ पर हो जाएगा AE प्लस EC और बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, EC। क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, EC एलसीएम हो जाएगा। तो EC से EC कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर AE हो गया, एक से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, EC। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, AD और BD को अगर हम जोड़ेंगे, ये AD और BD को अगर हम जोड़ेंगे तो AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AB और बटा में आपका क्या हो गया, BD और बराबर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो AE और EC को अगर हम जोड़ेंगे, AE और EC को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, AC और बटा में आपका क्या है, EC। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट होगा जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा कि हम AB बटा क्या लिख सकते हैं, BD और AC बटा में EC भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जैसे आपके पास यहाँ पर AD बटा BD था, तो इसको हम रिवर्स अगर करते हैं, क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, BD बटा AD और इसको हम लिखते हैं EC बटा में AE। क्या लिख दिए, EC ऊपर कर दिए और AE को क्या कर दिए, नीचे कर दिए। दोनों में कर दिए कि BD को ऊपर कर दिए, AD को क्या कर दिए, नीचे, EC को ऊपर कर दिए और AE को क्या कर दिए, नीचे कर दिए। अब इसमें अगर हम एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए BD बटा यहाँ पर क्या है, AD है, यहाँ पर एक जोड़ दीजिए और EC बटा AE है, यहाँ पर एक जोड़ दीजिए। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर हो जाएगा BD प्लस AD, क्या हो जाएगा, BD प्लस AD और बटा में क्या हो जाएगा, AD और यहाँ पर हो जाएगा AE प्लस EC प्लस क्या हो जाएगा, EC प्लस AE और नीचे हो जाएगा आपका AE कि एलसीएम लेके, जिस तरह से यहाँ पर एलसीएम लिए थे उसी तरह से एलसीएम लिए। तो AD एलसीएम हो गया, AD से AD कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर BD हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, AD इक्वल टू यहाँ पर AE एलसीएम हो गया, AE से AE कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर EC हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, AE। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो BD और AD को अगर हम जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, BD और AD को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, AB। तो यहाँ पर हो गया AB और नीचे आपका क्या हो जाएगा, AD और यहाँ पर EC क्या है आपका, EC और यहाँ पर क्या है, AE। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, AC और नीचे आपका क्या हो गया, AE। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो ये दोनों का आपको ध्यान में रखना है कि हम अगर मान लीजिए कि दोनों त्रिभुज अगर यहाँ पर BC समानांतर है DE के, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम AB बटा में AD और AC बटा में AE भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, AB बटा में BD और AC बटा में EC, ये भी लिख सकते हैं। और एक जो आपका मेन जो है वो तो आपका है ही कि AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC के। तो ये तीन रिजल्ट जो है, तीनों आपका जो बहुत है हेल्पफुल होगा आपका क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा उस पर। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कल इस पर क्वेश्चन कुछ करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा।